हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपने पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को आगे समझने जा रहे हैं और हमारा जो मेन फोकस है फिलहाल एनसीईआरटी पे है। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को सीक्वेंस में हम सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, देखते रहें और समझते रहें। जो आपको प्रॉब्लम आती है उसको हमारी वीडियो की हेल्प से आप समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर को ग्रिप में लाने के लिए, समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 3 मेजर पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, इसमें पहला पार्ट है कूलॉम्ब्स लॉ, या फिर कह सकते हैं फोर्स बिटवीन चार्जेस। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, या ये कह लीजिए थ्योरम और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम। आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें गॉस थ्योरम से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% है। हर एक ईयर गॉस थ्योरम से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कूलॉम्ब्स लॉ को, या चार्ज के नीचे लगने वाली फोर्स को समझने जा रहे हैं। तो कूलॉम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच में सेपरेशन है R, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो इस बात पर डिपेंड करती है, या उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस बात पर डिपेंड करता है कि इन चार्ज का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपको सिर्फ चार्ज की वैल्यूज को देखना है, चार्ज के साइन से यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार्ज के साइन से जो इफेक्ट आने वाला है, सपोज अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फोर्स रिपल्सिव होगी, तो वो तो आप डायग्राम में वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही चुके होंगे। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है, ये -Q1 है, और ये सपोज, या एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन तो हम अलग से समझ लेंगे, या जब हम कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में समझेंगे तब हम इस बात को समझ लेंगे। आपको तो सिर्फ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है, वैल्यू पता करनी है कि फोर्स कितनी होगी। तो ये फोर्स इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसमें आप इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, सिर्फ चार्ज की वैल्यू को यूज करेंगे। और दूसरी बात, ये जो फोर्स है इन दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे मैं मोड का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इनके साइन को मेंशन ना करें, या उस पर आपको ध्यान नहीं देना। और जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा। और अब मैं इसको बार बार इसमें लिख के सिंपली Q1 Q2 लिख रहा हूँ। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है K, इस K को हम एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और अगर आप इसकी यूनिट समझना चाहते हैं तो K की जो यूनिट हो जाएगी
एफ आर स्क्वायर, एक ये रहने दें, बाकी सारी चीजें इधर ले जाए, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 जहां पे फोर्स 1 न्यूटन, आर डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर, अपॉन चार्ज इंटू चार्ज यानी कि कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पे जो के की वैल्यू है ये 1/4πε0 और साथ में ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हम फोर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बना बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि अगर आपसे पूछा जाए इज कूलम्ब्स लॉ ए यूनिवर्सल लॉ, क्या कूलम्ब्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है या नहीं है? तो इसके लिए आप आंसर करेंगे नो। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि यूनिवर्सल लॉ का मीनिंग क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ वो लॉ है जो कि पूरी यूनिवर्स में वैलिड है, या ये कह लीजिए कि मीडियम का उन पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is universal law, is Newton's law of gravitation a universal law? इसके आंसर में आप लिख सकते हैं यस। तो देखिए यूनिवर्सल लॉ हम उनको बोलते हैं जिन पे मीडियम का कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। जैसे कि अगर हमारे पास दो मास हैं, पहले वो एयर में है, फिर हमने उन दो मासेस को उठा के वाटर में पुट कर दिया है, वाटर में रख दिया है, तो यहाँ पे वाटर की वजह से या मीडियम चेंज होने की वजह से उन दोनों मासेस के बीच में फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वजह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन अगर दो चार्ज वैक्यूम में या एयर में है और हम उनको उठा के किसी लिक्विड में जैसे वाटर में रख दें या किसी और मीडियम में रख दें, तो उनके बीच में फोर्स पहले जितनी नहीं रहेगी, वो फोर्स चेंज हो जाएगी, फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो कूलम्ब्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि उस पर मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि उस पर मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर दो मासेस के बीच में आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं, एक वॉल खड़ी कर देते हैं, तो उस वॉल के आने से उन दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो जब दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स पे मीडियम का इफेक्ट होता है, तो फिर हमने जो फॉर्मूला अभी लिखा है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? चार्ज वाटर में रखे हैं तब अप्लाई करेंगे या वैक्यूम में है तब अप्लाई करेंगे? तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये वैक्यूम के लिए या फिर कह सकते हैं एयर के लिए तो वैलिड है, लेकिन ये किसी मीडियम के लिए वैलिड नहीं है। जैसे ही हम मीडियम को चेंज करेंगे तो जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे किसी मीडियम का जो फैक्टर है उसको एक्सप्लेन करता है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं उस मीडियम की परमिटिविटी। देखिए दो चीजें हैं, एक है परमिटिविटी, एक है परमेबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आप परमिटिविटी वर्ड सुनेंगे या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो वैक्यूम के लिए एयर के लिए होती है। लेकिन जब कोई मीडियम आ जाएगा तो उस मीडियम वैक्यूम से या एयर से कुछ टाइम्स ग्रेटर होगी। तो किसी मीडियम
कि परमिटिविटी एयर से कितने टाइम्स ग्रेटर है, उसको हम उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और जब हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मीडियम के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अगर मैं लिख रहा हूं तो इससे बात कंफर्म हो रही है, मैं बात कर रहा हूं वैक्यूम की। अगर यहाँ पे हम कोई और मीडियम यूज करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह नॉट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन यूज करेंगे। तो इस बात को मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप फॉर्मूला किसी मीडियम में अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हुआ फोर्स इन ए मीडियम, और उस मीडियम के फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है एप्सिलॉन। इसका नाम है एप्सिलॉन, सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, जबकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है। और मीडियम की परमिटिविटी से हमारा मतलब है कि उस मीडियम की वजह से फोर्स का फैक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और ये फैक्टर एयर के कंपैरेटिवली कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो रहा है, तो उस बात को एक्सप्लेन करता है रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसका एक दूसरा नाम हो रहा है और दूसरा सिंबल भी है, हम इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। एक्चुअल में 1 जो मैं यूज कर रहा हूं, या फिर कह लीजिए कि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 तो मैं यूज कर रहा हूं एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, लेकिन अगर कोई अनदर मीडियम है तो उसका जो फैक्टर है, उसकी जो परमिटिविटी है, उस मीडियम की जो परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी एयर से कुछ टाइम्स ग्रेटर होती है। यानी कि आप यहां पे इन दोनों फॉर्मूला को रहने दें, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला है वो ये है, और फोर्स इन एयर या वैक्यूम का फॉर्मूला ये है। यहां पे जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स है किसके, एयर के, एप्सिलॉन नॉट के या फिर वैक्यूम के या एब्सोल्यूट परमिटिविटी के। यहां पे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर से कुछ टाइम्स है, और जितने टाइम्स है उसको हम बोल रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ER के लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। एग्जाम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कराया गया है और इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप यहीं पे समझा सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव एप्सिलॉन आर या रिलेटिव permittivity is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of air या फिर वैक्यूम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the force in air to the force in medium। एक्चुअल में फोर्स इन एयर के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे फोर्स इन मीडियम के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी कि K इक्वल टू, ये वैल्यू डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन में आएगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही मैंने आपसे कहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये रेशियो है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। इन दोनों का जो रेशियो होगा यही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर मैं एप्सिलॉन को चेंज करूं तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, और एप्सिलॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, या फिर पहले आप लिख लीजिए एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ये फोर्स चल रहा है मीडियम में, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं फोर्स इन मीडियम इक्वल टू है, ये हमारी इतनी जो वैल्यू है इसको छोड़ते हुए ये सारी जो वैल्यू है ये क्या हो चुका है फोर्स इन एयर अपॉन ये क्या बचा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर निकला जाएगा तो F एयर अपॉन F मीडियम। यही बात मैंने यहाँ पे भी समझाई कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में ये जो एप्सिलॉन आर है, आप इसकी जगह 1/4 पाई के एप्सिलॉन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K या फिर हमारी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये दोनों एक ही बात है, कोई सा भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की जगह मैंने K यूज कर लिया है, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो बना, ये हमारी जो फोर्स चल रही है मीडियम की फोर्स चल रही है, तो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू है फोर्स इन एयर अपॉन K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लीजिए, एप्सिलॉन आर कह लीजिए, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम का ये रेशियो होता है। और ये बात मैं आपको पहले कह के चल रहा हूं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए। यहाँ इक्वल टू 1 तो हम सिर्फ जो अप्लाई कर सकते हैं वो वैक्यूम के लिए हो जाएगा, मतलब फिर तो K की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 कर देंगे तो K की वैल्यू 1 करने पर या एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 करने पर ये तो फिर सीधा जो एप्सिलॉन हो यानी कि वैक्यूम में बन जाएगा, एयर ही बन जाएगा। तो इक्वल टू 1 का तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, ग्रेटर देन 1 ही कह के चलेंगे, क्योंकि जो एयर में फोर्स लगेगी दो चार्ज के बीच में वो मीडियम से ज्यादा लगेगी, यानी कि मीडियम में फोर्स कम हो जाएगी, सबसे ज्यादा दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी वो एयर के बीच में होगी। जब ये वाली फोर्स ज्यादा है ये वाली फोर्स कम है, तो जब आप इस बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। इसी वजह से हमारे
जो मीडियम है उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है।